जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना मेल का पेपर स्टार्ट करते हुए एंड 40 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो 4 सितंबर का हमने मेल का पेपर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका 41 एंड डे 9 है। तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिंपली इसने क्या बोला हुआ है कि इसका ना डिफरेंशिएशन करो। तो आप क्या कर लो, सबसे पहले जो हमें गिवन है ना उसको मान लो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। एंड आपको पता होगा कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो डेरिवेटिव पता होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया dy/dx। जब इसका हमने डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया 1/2, नीचे क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बच गया x डिवाइडेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि dx दिया हुआ है साथ में, ठीक है। तो हमें dy की वैल्यू क्या आ गई, हमने dx को क्या कर दिया उधर मल्टीप्लाई, तो x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये बेसिकली थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, सो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये 12th के ऊपर ही है बेसिकली ये सारा पेपर तो आपका। अब हमें दे दिया है स्टोक थ्योरम। तो मैंने आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया था स्टोक थ्योरम क्या होती है, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पेपर में कराया था कि स्टोक थ्योरम क्या होती है, तो अभी उसका कंसेप्ट आया है, तो मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से रिकॉल करा देना चाहती हूँ। तीनों थ्योरम ही मैं आपको बता देती हूँ, गोस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पेपर में कराया था। तो ये हमारा फीमेल का जो पेपर था ना, तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर मतलब करना कितना इम्पोर्टेंट है कि शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन हो जाता है रिपीट। तो स्टोक थ्योरम हमारी क्या कहती थी कि एफ हमारा क्या दे दिया, डिफरेंशिएबल वेक्टर दे दिया फंक्शन, ठीक है। एंड एस क्या दे दिया, सरफेस इंटीग्रल बाउंड्री ऑन कर्व सी। तो हमारा क्या बोलती है ये कि एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल डॉट एफ डॉट एंड डी एस। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि थ्योरम क्या बोलती है, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ के सुना है। ये बोलती है कि जो हमारा क्या दे दिया, लाइन इंटीग्रल से किस में कन्वर्ट हो रही है ये, सरफेस इंटीग्रल, कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। सिंपली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी स्टोक थ्योरम क्या होती है, लाइन इंटीग्रल से कहाँ जाती है, सरफेस इंटीग्रल में, और क्या आता है एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है आपको। मैं तीनों ही रिवाइज करा देती हूँ कि आगे अगर कोई पेपर में और आती है तो आप मार्क कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा गोस थ्योरम क्या होता है। हमारी ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है, हमारी ग्रीन थ्योरम बोलती है कि लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ f2 dx माइनस में कर्ल ऑफ f1 dy dx dy। तो बेसिकली सरफेस स्टोक थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम में क्या आपको सिमिलैरिटी दिखी कि ये लाइन इंटीग्रल से किस में जाती हैं, सरफेस इंटीग्रल में जाती हैं, ठीक है। तो और गोस थ्योरम क्या होती है कि सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जन ऑफ एफ डी एक्स। और गोस थ्योरम हमारा क्या कहाँ पे जाती है कि सरफेस से वॉल्यूम में जाती है, ठीक है। इतनी बात होगी याद, ध्यान रह जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो अभी आपका क्वेश्चन आएगा वो इसी के ऊपर बेस्ड आएगा। तो यहाँ से आपको तीनों चीज़ क्या याद रखनी है कि जो स्टोक थ्योरम है वो क्या होती है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से क्या जाती है, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। और जो हमारी ग्रीन थ्योरम है वो क्या जाती है, लाइन इंटीग्रल एफ वन डी एक्स एफ टू डी वाई से कहाँ जाती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ली ऑफ एफ टू डी एक्स माइनस में एफ वन डी वाई डी एक्स डी वाई। और जो गोस थ्योरम होती है वो हमारी किससे जाती है, सरफेस से वॉल्यूम में जाती है, जिसमें क्या आता है हमारा डाइवर्जन आता है। आपको सिंपली याद रह जाएगा। तो वो दोनों तो आपको पता चल गया, सिमिलैरिटी है उसमें क्या, तो वो दोनों तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगी, ठीक है, कि वो कहाँ जाती है, सरफेस से इंटीग्रल में। और गोस में क्या होता है, सरफेस से कहाँ जाती है, वो लाइन इंटीग्रल से किस पे जाती है, सरफेस पे। और जो गोस है वो किस पे जाती है, सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रल पे जाती है। मैं ये बार बार बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो ये चीज़ आपकी अब
उस क्वेश्चन पेपर में यूज़ होंगी। तो अब ऐसा याद रख सकते हो, गोस का मतलब क्या होता है, गुस्सा। गुस्सा आने से उसने वॉल्यूम में मतलब कोई भी मान लो वॉल्यूम टाइप में शीशा था हमारा 3D शेप में, तोड़ दिया उसने, ठीक है। तो इससे आपको याद रह जाएगा गोस हमारा वॉल्यूम में जाता है, ठीक है। होगी इतनी बात याद। अब चले उस क्वेश्चन पे। यहाँ 42 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। होप सो आपको स्टोक थ्योरम रिवाइज होगी कि स्टोक थ्योरम इज़ यूज टू कन्वर्ट द डैश इंटीग्रल टू डैश इंटीग्रल। अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टोक थ्योरम हमारी किस पे जाती है, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में। और जो हमारी ग्रीन थ्योरम है वो भी किस में जाती है, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में। लेकिन जो हमारी गोस थ्योरम है वो किस में जाती है, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो बस सिंपली देख लो, लाइन से एरिया में जाती है नहीं, वॉल्यूम से एरिया में जाती है बिल्कुल नहीं, सरफेस टू लाइन यस। तो हमारी जो स्टोक थ्योरम है वो कहाँ जाती है, सरफेस लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सरफेस टू लाइन, क्योंकि दोनों इक्वल थे ना। आगे बात समझ में। तो वहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करा दिया स्टोक थ्योरम। होप सो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि विच वन इज नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इस क्वेश्चन को कराने से पहले इसके कंसेप्ट पे चढ़ते हैं। इसमें आया क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जेंस क्या होता है। देखो कन्वर्जेंस ना हमारा दो टाइप में होता है, एक तो होता है हमारा सीरीज़ में और एक होता है सीक्वेंस में। सीरीज़ में अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an, जब ये हमारा फाइनाइट होता है। और जब ये इनफाइनाइट होता है तो क्या आता है, डाइवर्जेंट। अब जब ये फाइनाइट आता है तो हमारा होता है कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ के केस में। और जब ये इनफाइनाइट आता है तो क्या आता है, डाइवर्जेंट। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस में हमारा कन्वर्जेंस के लिए एक आता है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या बोलता है कि 1/n की पावर p। और p पे क्या कंडीशन होती है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। और p जब लेस देन 1 होता है तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट। इतनी बात आई समझ में कि कन्वर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जन में आपकी दो टाइप से आएंगी, एक आएगी सीक्वेंस, एक आएगी सीरीज। सीक्वेंस की बात करूँगी तो पी टेस्ट से आप कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट देख सकते हो। एंड अगर मैं सीरीज़ की बात करूँगी तो आप फाइनाइट और इनफाइनाइट की टर्म में देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात आई। अब हमारा है पॉइंट वाइज कन्वर्जन। पॉइंट वाइज कन्वर्जन में सबसे पहले आता है आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसको कराने से पहले ना मैं नीचे आपको थोड़ा सा ना शॉर्ट्स में बताती हूँ कि होता क्या है, ठीक है। फिर हम इसको पढ़ेंगे। इसमें आपको बेसिकली क्या दे रखा है कि आपको ना मतलब मैं थोड़ा सा ना आपको वैसे कनेक्ट करके बताऊंगी ताकि आपको ये पॉइंट याद रह जाए। तो सपोज करो मैं आपको ना सिलोलिज्म के एग्जांपल से बताती हूँ। ये कोई भी बड़ा पार्ट है, ठीक है, और मैंने इसका एक सबसेट ले लिया डी, ठीक है। सबसेट यानी कि सारे पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि जो ये बड़े वाला पार्ट है ना ये सारा इसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये छोटे वाला पार्ट है ना कंप्लीट इसमें आर में क्या करेगा, रहेगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि लेट डी बी आ सबसेट ऑन आर। हमने डी को क्या ले लिया, सबसेट ले लिया आर का। फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने कोई एक बड़ा सबसेट ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया आर, और इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया डी, ठीक है। अभी आपको अगर सिलोरिज्म पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझ में आता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि जो ये बड़ा पार्ट है ना इसका सारा पार्ट अंदर नहीं जाएगा डी के, लेकिन जो ये छोटा पार्ट डी है ना इसका सारा का सारा पार्ट क्या रहेगा, आर के अंदर रहेगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एन एक्स, हमने कोई भी ना एक एलिमेंट उठा लिया किस में से, मतलब ये फंक्शन मान लो, फंक्शन सीक्वेंस मान लो, क्योंकि रियल एनालिसिस की बात है ना। तो इसको मान लो कोई भी हमने एक सीक्वेंस लिया किस में से, डी में से। मैं थोड़ा सा आपको ना अच्छे से कनेक्ट करके बता रही हूँ ना, मैथ की लैंग्वेज में नहीं बता रही। तो थोड़ा सा ना ध्यान से समझना, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको फिर हमेशा के लिए याद रहेगा क्या होता है। तो मैंने ये जो सीक्वेंस लिया है ना एफ ऑफ एन एक्स, ये मैंने लिया डी से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि एन का जो एवरी पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट एन का, वो हमारा आर में बिलोंग करेगा। बोल सकते हैं ना, वो हमारा किस में रहेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो जब भी हमारी कोई, अभी तो यहाँ से ये इतनी बात आई आपको समझ में कि एन के सारे पॉइंट किस में रहेंगे, आर में रहेंगे, इतनी बात आ गई। तो जो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है उसमें क्या बोलता है कि आर हमने कोई भी बड़ा सेट ले लिया, डी इसका छोटा सा सब सेट ले लिया, और डी में हमने एक मतलब सीक्वेंस ले ली एफ ऑफ एन एक्स। तो हम इसको बोलेंगे जो ये सीक्वेंस है ना कि डी टू आर में जा रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ये तो होगी एक बात इसी में।
ठीक है, और n हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, r में। तो ये बात आई इतनी आपको समझ में, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस क्या होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आता है पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जन दोनों ही सेम पॉइंट है, तो इसको दोनों ही क्योंकि बस वो लिमिट बता रखी है और यहाँ पे अगला क्या दे दिया, कन्वर्जेंस हो जाएगी। अब जो मैंने अभी आपको बोला ना कि डी में से हमने एक सीक्वेंस उठा दिया एफ ऑफ एन एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या कह दिया, एन के जो सारे एलिमेंट है ना, सारे के सारे, एटलीस्ट नहीं बोला मैंने, बोला है एन के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, आर में बिलोंग कर जाएंगे। और जो पूरा का पूरा डी है वो भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि एफ ऑफ एन एक्स ये भी हमारा किस में चला जाएगा, आर में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एन एक्स एट ईच एक्स नॉट बिलोंग टू डी। तो जब हमारा कंप्लीटली कि डी हमारा किस में चला गया, आर में, ठीक है। डी के अंदर जो हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एन एक्स वो भी किस में बिलोंग कर गया, आर में। एन का प्रत्येक एलिमेंट भी किस में चला गया, आर में। तो एन, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एन हमारा डी में भी बिलोंग करेगा, और एन के सारे एलिमेंट मतलब सारे के सारे एलिमेंट, ये बात मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपकी लिखी हुई होगी प्रॉपर्टीज़ में, तो आपको रिकॉल कर जाएगी। और एन हमारा किस में, सारा का सारा एन भी किस में चला जाएगा, आर में। तो जब हमारी ऐसे कंडीशन होएगी तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आगे इतनी बात समझ में, एक बार दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले मैंने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में क्या आता है आपका पॉइंट कि हमने डी एक सबसेट ले लिया किसका, आर का। आर बड़ा हमारा क्या हो गया, सेट, कि आर के सारे एलिमेंट किस में चले गए, डी के सारे एलिमेंट किस में चले गए, आर में। तो हम बोलेंगे कि जो ये डी हो गया ना वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि हमने डी में से उठाया ना एफ ऑफ एन एक्स, तो वो हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब हमने क्या कह दिया, जो डी के सारे एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट ऑफ द डी इज बिलोंगिंग टू द आर। जब ये बात सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसको कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। आगे बात समझो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब इसकी डेफिनेशन देखो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है, लेट डी इज अ सबसेट ऑफ आर एंड, मैंने यहाँ पे डी ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ डी लिखा हुआ था, ठीक है, मैं कुछ और भी ले सकती थी। और एक बात और कि इसमें ना क्या होता है, मैंने तो यहाँ आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रियल नंबर लो, आप कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, नेचुरल नंबर ले सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। तो ये बात कोई फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ रियल नंबर ही लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ये हुआ था ना, इसलिए मैंने आर इसमें लिखा था, ठीक है। लेट डी बी अ सबसेट ऑन आर फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन। एफ ऑफ एन जो हमारी सीक्वेंस गई कहाँ से गई, डी से आर, बी अ फंक्शन, देन एफ ऑफ एन इज अ सीक्वेंस ऑन द फंक्शन डी टू आर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आ गया समझ में, यही बात लिखी हुई है। जो मैंने आपको सिंपल वे में इसको तोड़ के बताई है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और कुछ नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ये दोनों डेफिनेशन सेम लिखी हुई है कि लेट डी हमारा सबसेट दे दिया फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन, द सीक्वेंस एफ ऑफ एन इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑन डी इफ ईच एक्स नॉट बिलोंगिंग टू डी, द सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। आ गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। सिंपली मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने भी, फिर आप यूँ ना सोचो कि मैथ में डेफिनेशन क्या होती है, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दी थी। होप सो आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो अब चलो अपने क्वेश्चन पे एंड देखना, अब अच्छे से हो जाएगा आपका। विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जन। हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जन की क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि नहीं है इसमें। तो पहले तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या होता है, कि डी सबसेट है, आर का डी क्या हो गया, सबसेट हो गया, और डी के जो सारे एलिमेंट है वो आर में जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी को क्या बोलेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। आगे डेफिनेशन हो गया क्लिक। तो पहला देखो, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एन नीड नॉट बी द रियल नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने जो बड़ा आर लिया था वो ज़रूरी नहीं है हम रियल नंबर ले, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बात तो क्या होगी, ट्रू होगी। इसने बोला है नॉट ट्रू बताना है हमें। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मली स्पेस, ये हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली स्पेस होना चाहिए। यूनिफॉर्मली स्पेस का मतलब होता है कि जैसे मैंने इसी का सबसेट लिया ना डी, ये आर का, मतलब यूनिफॉर्मली एक पैटर्न में होना चाहिए कहने का मतलब। तो वो ऑलरेडी पैटर्न में था, तो ये मतलब डी हमारा इसका सबसेट ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी क्या होती है, ट्रू, ठीक है। और अब हमें जो डी पॉइंट दिया वो क्या दिया, फंक्शन टेकिंग द वैल्यू इन मैट्रिक्स स्पेस। ये बात भी क्या होती है कि फंक्शन जो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस से एक सीक्वेंस की फॉर्म में ही तो था, तो वो मैट्रिक्स स्पेस में ही था। तो अब जो सी पॉइंट है वो क्या दे दिया, एवरी सीक्वेंस ऑफ एन हैज़ एटलीस्ट वन, एटलीस्ट नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। तो ये बात तो क्या होगी, गलत होगी।
ठीक है। सो होप सो मैं आपको अच्छे से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन समझा सकी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।